हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। वेलकम टू द स्कूल फोरम। दोस्तों, एग्जाम के लिए एक रैपिड फायर रिवीजन के लिए, जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है, पहली वीडियो में हमने पहले चैप्टर बेसिक फंडामेंटल की जो है बात करी थी, और बेसिक फंडामेंटल के चैप्टर में हमने फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, स्टॉक फ्लो, इन सब के बारे में डिस्कशन की। ओके, आज दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इनकम, एक मेजर चैप्टर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसकी हम एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। नेशनल इनकम से ऑब्वियसली जो हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने न्यूमेरिकल सेक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट करा होगा। एक वीडियो हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स की भी लेकर आएंगे। आज की इस क्लास में, आज की नेशनल इनकम की इस रैपिड रिवीजन की क्लास में, हम जो उससे थ्योरी से रिलेटेड हमारे सारे के सारे कंसेप्ट हैं, छोटे मोटे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनसे रिलेटेड कंटेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने नेशनल इनकम की रैपिड रिवीजन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समरी बुक या साथ में रखिएगा, और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिएगा। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। सेम पैटर्न रखेंगे हम जो हमने लास्ट क्लास में रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? इंक्लूडेड की बात हो रही है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इनकम मेथड का सबसे मेन कंपोनेंट, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट, जो कि आपका वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को जोड़कर बनता है। इसमें मेन चीज ध्यान देने वाली क्या होती है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय अगर होता है तो उसको इग्नोर करा जाता है। तो कौन सा जुड़ता है? डियरनेस अलाउंस, टूल्स गिवन टू एम्प्लॉयज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द वर्क, पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, या फिर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू प्रोविडेंट फंड। सर देखिए, कंट्रीब्यूशन टू बाय एम्प्लॉय ये तो बिल्कुल क्रॉस हो गया, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जुड़ता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जुड़ता है, एम्प्लॉय का नहीं जुड़ता। पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी, अब ये इंश्योरेंस कंपनी तो थर्ड पार्टी हो गई ना। उसने एज इंश्योरेंस क्लेम अपने एम्प्लॉय को जो आपका रेम्यूनरेशन दिया वो एक अलग चीज है, लेकिन ये थर्ड पार्टी हो गई, ये भी नहीं आएगा। टूल्स गिवन बाय एम्प्लॉइज, गिवन टू एम्प्लॉइज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द वर्क, ये एक तरह से हेल्प है जो काम में हेल्प करेगी, लाइक आपका लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये टूल एम्प्लॉय अपने साथ नहीं ले जाने वाला। ये भी क्रॉस हुआ, तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है दोस्तों? एक तरह से अगर मैं आपको वर्ड बताऊं तो अलाउंसेस एंड पर्क्स। आप जब पढ़ाई आगे करेंगे, PER के पर्क्स, ठीक है, जो चॉकलेट का भी नाम होता है, ये बेसिकली वेजेस एंड सैलरी का ही पार्ट होते हैं। वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉय को इन कैश मिलती है, इन कैश मिलती है या इन काइंड मिलती है। तो जब सैलरी या वेजेस इन काइंड मिलती हैं उसको पर्क्स कहा जाता है। और कैश अलग कई तरीके से मिलता है, कमीशन के रूप में, बोनस के रूप में, अलाउंसेस के रूप में। तो अलाउंसेस बोले, बोनस बोले, कमीशन बोले, बेसिक पे बोले, ये सभी वेजेस एंड सैलरी एज कैश का पार्ट होते हैं। ओके, तो यहां पर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पूरा डिवीजन समझा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कंसेप्ट में कन्वर्जन को लेकर, जीडीपी एट एमपी 1000 है दोस्तों, सब्सिडी 50 है, और जीडीपी एट एफसी विल भी हमें निकालना है। ओके, इसका मतलब हमें एमपी से एफसी में जाना है। तो जीडीपी एट एमपी, एमपी से एफसी जाने के लिए दोस्तों हम एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करते हैं, तो जीडीपी एट एफसी दोस्तों हमारा आ जाएगा, राइट। जीडीपी एट एमपी हमें 1000 गिवन है। ओके, अगर मैं बात करूं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आइए वैल्यूज पुट करिए। सर 1000 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, 0 माइनस 50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर हमारा फाइनल आंसर 1050 आएगा, 1000 में 50 ऐड होकर। सो ए इज आर करेक्ट आंसर। हम सिंपली जानते हैं जब जी को नेट में कन्वर्ट करना होता है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम डेप्रीसिएशन आपका लेस करते हैं, ठीक है। एमपी से एफसी जाने के लिए एनआईटी जो हमने करा उसको लेस करा जाता है, और जब हम डी जो बीच वाला है डोमेस्टिक से जब हम नेशनल की तरफ जाते हैं तो उसको, उस केस में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
या फिर NIFA, वट जो जिस भी तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है, उसको ऐड करा जाता है। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे हुए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट? हिंट आपको ऑलरेडी मिल गया होगा सर, अलाउंसेस आपने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, ये वेजेस एंड सैलरी का पार्ट होता है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा। और बाकी तीनों हम जानते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, ये आपका यस तीनों के तीनों प्रॉफिट के पार्ट होते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको इनके ऑल्टरनेटिव नाम भी बता देता हूं दोस्तों। जो डिविडेंड होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। रिटेन अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट सेविंग, ओके, कॉर्पोरेट सेविंग भी कहा जाता है। देखो, अगर लॉजिक को समझें, किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, राइट, किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो सबसे पहले गवर्नमेंट आकर इस पर अपना टैक्स ले लेती है, भाई मुझे टैक्स दीजिए, मुझे क्या टैक्स दीजिए। टैक्स माइनस करने के बाद ये टैक्स कौन सा, ये वाला हुआ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, तो ये ऑब्वियसली प्रॉफिट का पार्ट होता है। इतना देने के बाद प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करने के बाद बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस प्रॉफिट को या तो कंपनी रिजर्व के नाम पर अपने पास रख लेती है या अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। अगर अपने पास रखा, और मतलब दोनों भी कर लेती है, कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ हिस्सा रख लिया, जो हिस्सा अपने पास रख लिया वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग, अपने पास प्रॉफिट रिटेन कर लिया, रख लिया, ठीक है। और कॉर्पोरेट सेविंग सेम नाम हो गया, जो बट गया उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नाम इस्तेमाल होता है डिविडेंड, वो बोला जाता है। ओके, तो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और प्रॉफिट प्रॉपर्ली डिस्कस करें, हमारे पार्ट्स इसके क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है, इफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 1200, एक्सपोर्ट्स आर 600 एंड इंपोर्ट्स आर 200। हम ऑलरेडी जानते हैं कि वैल्यू एडेड यानी कि प्रोडक्शन मेथड में जब हम वैल्यू एडेड निकालते हैं तो हम सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, आई होप ये विजिबल है आपको, ठीक है, ओके, सेल माइनस चेंज इन स्टॉक, और इसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं, राइट, यही तरीका होता है। अब यहां पर ऑब्वियसली जो चेंज इन स्टॉक का तो यहां पे कोई हिंट गिवन नहीं है। जो ये सेल होता है दोस्तों, ये सेल क्या होता है सर, ये सेल होता है हमारा बेसिकली अगर देखें डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ओवरऑल सेल्स। तो एक्सपोर्ट का तो इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछा गया है। अच्छा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलता है, ये बेसिकली परचेज होता है। क्या होता है, परचेज होता है। हालांकि इसमें 2 खर्चे और ऐड होते हैं, एक अगर क्वेश्चन में लेबर एक्सपेंसेस गिवन हो और अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस गिवन हो, बट ऑल्दो इतने डेप्थ का क्वेश्चन आता नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में परचेज गिवन है, परचेज गिवन है, ये रहा। लेकिन सर इंपोर्ट भी तो एक तरह से परचेज ही हुआ ना, उसको भी नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों ध्यान दो, जिस तरीके से सेल डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट होता है, उसी तरीके से परचेज भी तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी परचेज वर्ड बोला हुआ है, डोमेस्टिक परचेज नहीं बोला हुआ, परचेज वर्ड बोला हुआ है, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसमें इंक्लूडेड है, पहले से इंक्लूडेड है। अगर यहां पे डोमेस्टिक परचेज लिखा होता तो मैं इंपोर्ट ऐड कर देता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली ही यही पूरा का पूरा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। तो जो डिवीजन है वैल्यू एडेड में, वैल्यू एडेड के फॉर्मूले में ये मालूम होना चाहिए, सेल इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, परचेजेस सेम डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिव प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरा नाम बताना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का नाम है बताना। दोस्तों ध्यान देंगे, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये एक मेजर नाम होता है यहां पे इसका, अगर हम ध्यान दें, और इसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और यस ऑब्वियसली दूसरा आपका चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। इन्वेंट्री आई लिख देता हूं मैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये मेन पार्ट होता है। अब यहां पर ऑब्वियसली फिक्स्ड वर्ड आ रहा है, ठीक है, यहां पर भी फिक्स्ड वर्ड आ रहा है, तो ये दोनों तो पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये मेन हेडिंग आ गई हमारी, ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर बनेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हालांकि ये भी सिमिलर ही है, बी पॉइंट भी सिमिलर ही है, ठीक है, काइंड ऑफ सेम ही है, बट हमारी मोस्टली जो बुक्स है एनसीईआरटी जो है बेसिकली उसमें ये वाला वर्ड इस्तेमाल करा गया है, तो हम इसको प्रेफरेंस देकर चलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, इफ अ फार्मर, एक अच्छा क्वेश्चन वंस अगेन जो डबल काउंटिंग में हम यूज करते हैं। इफ अ फार्मर, ओके, जहां कहीं पर भी आपको डाउट रहे किसी भी पॉइंट में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज उसको मेंशन कीजिएगा। इफ अ फार्मर सेल्स व्हीट टू मिलर फॉर ₹500 एंड मिलर सेल फ्लावर टू बेकर फॉर ₹700 एंड टू कंज्यूमर फॉर ₹1000, देन टोटल वैल्यू एडेड बाय मिलर एंड बेकर, इन दोनों की स्पेशली पूछिए, इन दोनों की स्पेशली पूछिए। देखो, हालांकि अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, सिंपल सा टेबल बनाऊं, देखो फार्मर, मिलर, बेकर, ओके, फार्मर से मिलर पे कितना गया, 500 पे गया, मिलर से बेकर पर 700 पे गया, और इसने कंज्यूमर को ऑब्वियसली कितने में, 1000 में बेच दिया। तो टोटल वैल्यू एडेड तो सर 1000 ही हो गई। लास्ट वाले की लेते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं, केस भी जानते हैं कि जो फाइनल वैल्यू है बेसिकली वो नेशनल इनकम में जुड़ती है। लेकिन यहां पर हमसे क्वेश्चन में स्पेशली मिलर और बेकर की वैल्यू एडेड पूछी गई है, तो उसको निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, मिलर ने 500 में खरीदा था, 700 में बेचा, इसने प्लस 200 करा। बेकर ने 700 में खरीदा था और 1000 में बेचा, प्लस 300 करा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना, ए 500। ओके, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन में ओवरऑल वैल्यू एडेड नहीं पूछी, अगर ओवरऑल पूछता तो 1000 हो जाता सीधा सीधा, लेकिन मेंशन है कि आपको सिर्फ मिलर और बेकर की बतानी है, तो प्लस 200 प्लस 300, हमारा सर 500 हो गया। दूसरा तरीका, फार्मर ने कितना सर 500 ऐड करके बेचा था, 1000 में से 500 माइनस कर दो, वो तरीका भी ठीक है, जो कंफर्टेबल रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है, राइट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ एनडीपी एट एफसी इज 1500 and net factor income to abroad is 500, then NNP at FC will be, पहले या दूसरे क्वेश्चन में हमने स्टेप डिस्कस करा था सर, NDP at FC गिवन है, मुझे NNP at FC निकालना है। सारी टर्म सेम है, सारी की सारी टर्म सेम है, FC NN, जो बीच वाला D है उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है सर। इसके लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ऐड करते हैं। आओ वैल्यू पुट करें सर, ये 1500 हो गया है, ये दे रखा है सर हमें 500, सर 500 ऐड कर दिया। नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये नेट फैक्टर इनकम तो दे रखा है बट 2 दे रखा है, तो ऑब्वियसली जो 2 है वो माइनस होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम ऐड होगा, लेकिन अगर 2 आ जाए तो वो माइनस होता है, तो हमें माइनस करा, हमारा आंसर आ जाएगा 1000। सी 1000 जो है वो हमारा NNP at FC होगा। गॉट द पॉइंट, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। ओके, डोमेस्टिक इनकम से आपसे बात करी गई है। डोमेस्टिक इनकम जैसा कि हम जानते हैं ये NDP at FC होता है। ओके, सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सर ये तो हो ही नहीं सकता। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की अगर हम बात करते हैं तो यस, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में तो करा, डोमेस्टिक से जब नेशनल में जा रहे हैं तब ऐड कर रहे हैं, क्लियर। तो डोमेस्टिक तक तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कोई लेना देना नहीं है, राइट। विंडफॉल गेन्स ये भी नहीं होंगे सर, ये भी नहीं होते, क्लियर। विंडफॉल गेन जो है बेसिकली लाइक लॉटरी वगैरह हो गया, जो नॉन प्रोडक्टिव इनकम है उसको नहीं जोड़ा जाता, क्रॉस। सेम कैपिटल गेन नॉन प्रोडक्टिव इनकम, वैल्यू चीज है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ रही है, वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। तो बचा क्या, बोनस। ऑब्वियसली सर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है, पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा। वेजेस एंड सैलरी में कैश का पार्ट होता है बोनस, और बोनस काम करने के बदले ही मिलता है, तो प्रोडक्टिव एक्टिव हुई ना। एक एम्प्लॉई है वो ऑफिस में काम कर रहा है, अपना टाइम डिवोट कर रहा है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, तभी तो उसको बोनस मिलेगा। कोई एम्प्लॉय नहीं है और वो कहे कि आओ मुझे बोनस दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल and purchase of second hand goods is included in a national income because it is a part of compensation of employees, it is a part of gross domestic capital formation, it is an income earned for rendering productive service, none of these। सर हमें इतना तो मालूम है कि सेकेंड हैंड गुड्स की जब भी कोई इनकम होती है खरीदने बेचने से, वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती। ठीक है, किसी को इनकम हुई सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पर, वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती, क्योंकि जब वो मेन पहली बार खरीदे गए थे तब वो ऑलरेडी जुड़ चुका है। लेकिन इनके ऊपर जो कमीशन वगैरह पे करा जाता है, गाड़ी आपने सुना होगा ना, कोई गाड़ी बेची उसका कमीशन लिया, घर बिकवाया उसका कमीशन लिया, तो जो कमीशन है वो ऑब्वियसली नेशनल इनकम में जुड़ता है। रीजन क्यों जुड़ता है? क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों ये एक सर्विसेज है, ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, इसलिए इसको जोड़ा जाता है। तो यहां पे ये तीनों, नन ऑफ दीज तो नहीं है इसका आंसर। ये तीन इसके रीजन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये नेशनल इनकम में जुड़ता है, बट इट्स नॉट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। ये चीज इन्वेस्टमेंट को बताती है, लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना हो रही है, यहां तो सर्विसेज दी जा रही है, ये क्रॉस हो गया ये भी। तो ऑब्वियसली इट इज अ इनकम अर्न्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, आपने कोई सर्विसेज दी हैं और उसके बदले आपको इनकम जनरेट हुई है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी इन इंग्लैंड एड्स टू नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का, अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है इंग्लैंड में। ठीक है, मतलब मान लो एप्पल का कोई अपना ब्रांच ऑफिस है यूके में, वहां पे एक इंडियन काम कर रहा है, मिस्टर बनर्जी वहां काम कर रहे हैं। तो किस में ऐड करेगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड में, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड में, नन ऑफ दीज में, किस में करेगा? देखो, अगर ये इंडिया से बाहर है नॉर्मल रेजिडेंट, तो ये तो नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड या नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड, ध्यान दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन दोनों में समझना है। ये तो नहीं है आंसर, ध्यान दो। नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का अगर बाहर से पैसे कमाएगा तो वो इंडिया की क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा इंडिया के लिए। क्लियर? अगर इंडिया के लिए हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंडिया के एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल में वो जुड़ेगा, है ना। इंडियन था, बाहर से कमा के यहां लेकर आया, तो इंडिया के नेशनल में जुड़ा। अगर इंडिया के नेशनल में जुड़ेगा तो नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड में तो जुड़ ही नहीं सकता। नेशनल में एक कंट्री के में जुड़ेगा, दोनों में थोड़ी ना जुड़ जाएगा कि इंग्लैंड का भी नेशनल जोड़ लो और इंडिया का भी नेशनल जोड़ लो, नहीं। ये हमारे लिए नफीफा है। हमारी इनकम में ऐड होगा तो उनके लिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। तो ऑब्वियसली हमारा सही आंसर क्या हुआ? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड। इंडिया, इंग्लैंड के एनएनपी एट एफसी, इंग्लैंड की नेशनल इनकम निकालने के से पहले इसको माइनस करा होगा। ये अमाउंट जो है, जो भी कुछ होगा, मान लीजिए 1000 रुपए, उसको माइनस करा होगा, क्योंकि ये इंग्लैंड के लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंग्लैंड के लिए क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड में जुड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड में कमाया गया। हाँ, उसके बाद जब नेशनल इनकम निकल रही है इंग्लैंड की, तो भैया इसको माइनस करो, ये तो इंडिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से उसको जज करना है। अमेरिका, इंग्लैंड, इनसे कोई लेना देना नहीं था, इंडिया से बाहर है, उसी तरीके से आपने ट्रीट करा। ओके, तो आई होप ये कंटेंट आपको समझ आया। इसमें से जो मेन चीजें थी आपने प्रॉपरली अच्छे तरीके से नोट डाउन करी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ट्रू फॉल्स वाला कंटेंट आ गया। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस प्रोवाइड्स अ रिलायबल बेस ऑफ कंपैरिजन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस पर, ठीक है, उसको बोला जाता है नॉमिनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी निकाल रहे हो, नेशनल इनकम निकाल रहे हो, व्हाटएवर द थिंग इज कि करंट प्राइस पर जब निकालते हैं तो उसको नॉमिनल इनकम बोलते हैं। लेकिन जब कांस्टेंट प्राइस पर या बेस प्राइस पर उसको कैलकुलेट करा जाए, नेशनल इनकम कैलकुलेट बोला जाए, तो उसको हम रियल इनकम या रियल जीडीपी कहते हैं। क्लियर?
ऑब्वियसली इसको हमने डिस्कस करा है काफी अच्छे तरीके से। नॉमिनल इनकम में प्राइस की जो ग्रोथ है, देखो प्रोडक्शन बढ़ा है वो तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन प्राइस की जो ग्रोथ है वो भी इंक्लूड हुई होती है। 2015 में, 2015 या 18 मान लीजिए, क्वांटिटी जो हमने प्रोडक्शन करा देश में 1000 यूनिट का करा और प्राइस था मान लीजिए 100, तो हमारा जीडीपी कितना हो गया? 1 लाख हो गया, है ना। 2020 में, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ गया 1200, लेकिन प्राइस भी बढ़ गया 110, तो ये हो गया हमारा 1 लाख कितना हो गया? 32,000, 1,32,000। तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों अगर देखा जाए जो एक्चुअल ग्रोथ है, जो वास्तविकता वाली ग्रोथ है, वो तो यही है ना, वो तो ये है। ऐसे तो क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत क्या है, सिर्फ प्राइस बढ़ाते रहो, प्राइस बढ़ाते रहो, जीडीपी बढ़ता जाएगा, बट वो ट्रू मेजर नहीं है। इसीलिए जब हम करंट प्राइस पर, कि भाई इसी साल का प्राइस और इसी साल की क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो और नॉमिनल जीडीपी बता दो, हम ग्रोथ मेजर कर लेंगे, नहीं, वो गलत तरीका है। बेटर है एक इंडेक्स नंबर में, जैसे आपने कैलकुलेशन करी है, कि एक बेस प्राइस लिया जाएगा, एक बेस ईयर लिया जाएगा, उसके प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, वो आपकी ग्रोथ जो है, जो जीडीपी गुड्स के मायने में हुई है, क्वांटिटी के मायने में हुई है, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से मेजर करता है। तो स्टेटमेंट हमारी ये ऑब्वियसली फॉल्स हो गई है, ये फॉल्स है, बिकॉज आप अपोजिट कर देंगे कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम्स को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट प्राइस, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं रियल इनकम या रियल जीडीपी, और उसका सेम प्रोवाइड्स अ रिलायबल बेस ऑफ कंपैरिजन। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परचेज ऑफ कार बाय अ कंज्यूमर इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर परचेज करता है कोई कार, एक कंज्यूमर परचेज करता है, पहली वाली क्लास में बड़ी डिस्कशन हुई थी कि कौन किसको फाइनल बोलेंगे, किसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, इसमें कार को लेकर एग्जांपल हमने लिया था। वटएवर, कार परचेज करी कंज्यूमर ने, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाएगा। दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। ये बेसिकली उस अमाउंट को इंडिकेट कर रही है जो कंट्री में अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगा है। लेकिन परचेज ऑफ कार बाय कंज्यूमर, अब कंज्यूमर वर्ड आ गया, इसका मतलब इस कार को वो अपने पर्सनल यूज के लिए करेगा, इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं करा है। तो इसीलिए सीधी सी बात है कि अपर स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, नहीं है। लेकिन रीजन भी बताना है, क्यों क्यों किसका पार्ट है फिर, ये बताओ। चलो बिल्कुल सिंपल सर, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ यस, बताइए जल्दी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसको अगर आप और बेहतर तरीके से इलेबोरेट करके बताना चाहते हैं तो आप इसको हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, एक हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक एनपीओस का नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का। इतना डेप्थ में मैंने देखा है क्वेश्चन नहीं आता, बट मालूम होना चाहिए। तो दोनों लिखोगे, दोनों गलत नहीं है, दोनों करेक्ट है आपके। आगे बढ़ते हैं। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अरे ये क्या है, इसको हटाओ, ये कुछ आ गया, ठीक है। तो सर ये तो हमें रटा रटाया, ये हमने प्रोडक्शन मेथड में ये वर्ड अक्सर जब न्यूमेरिकल्स हमने करे थे तो गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये वर्ड आता था, और इसको हम सेल्स में अलग से प्रॉपरली ऐड करते थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में अलग से ऐड करते थे। तो इसका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज it adds value to the output of the economy, ठीक है। देखो मैं इसका कंसेप्ट लेकिन एक नजरिए से आपको बताना चाहता हूं। देखो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देखिए एक फार्मर है, उसने 1000 किलो के आसपास राइस जो है वो प्रोड्यूस करा, उसमें से उसने 800 सेल कर दिया और 200 जो है वो सेल्फ अपने पास रख लिया खुद के खाने के लिए।
देखा जाए तो ओवरऑल प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर वो 1000 यूनिट का हुआ है ना, ओवरऑल प्रोडक्शन। तो ये उसने 800 बेचा और ये 200 समझ लो उसने खुद के पास खुद ही को बेच दिया, ये समझ सकते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल प्रोडक्शन इकोनॉमी का 1000 रहा, इसलिए सेल को और प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन को प्रॉपर्ली जोड़ा जाता है, नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। मतलब ये वैल्यू एडेड में जुड़ जाता है तो आगे चल के ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम में जुड़ गया। बट इसमें एक चीज समझने वाली है, ये तो फार्मर की बात करी। मान लीजिए आप है और आपके घर के पीछे गार्डन है, उस गार्डन में आप गार्डनिंग करते हो, आपने वहां पे मान लीजिए थोड़े टमाटर के पेड़ लगा दिए, टमाटो के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो लगा दिए, उस पे भगवान की दुआ से अच्छे टमाटर भी हो गए। उस टाइम मार्केट में रेट चल रहा था टमाटर का, महंगे चल रहे थे, 1000 रुपए किलो चल रहे थे। तो 1000 रुपए कुछ ज्यादा हो गया, 100 किलो, 100 रुपए किलो मान लेते हैं, 100 रुपए किलो चल रहे थे। तो आपने देखा कि यार मैं तो टमाटर ये बड़े बढ़िया यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, तकरीबन 10 किलो टमाटर प्रोड्यूस हो गए। तो सर इस हिसाब से, और वो हमने खुद ही कंज्यूम कर लिया, हम मार्केट में थोड़ी ना बेचने गए। तो इस हिसाब से 100 रुपए किलो इंटू 10, सर 1000 रुपए हमने भी कंट्रीब्यूट करा नेशनल इनकम में और इसको नेशनल इनकम में जोड़ना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये नहीं जोड़ेगा। अरे सर ये भी तो प्रोडक्शन ही हुआ ना, ये भी तो खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए हुआ। नहीं, नहीं जोड़ा जाएगा। देखो, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन से पहले यह भी देखा जाएगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप मेनली उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या नहीं। फार्मर का काम ही यही है, उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन आपने एज एन हॉबी वो करा, फॉर लेजर एक्टिविटी करा, तो उस चीज को ऑब्वियसली दरकिनार किया जाता है। यू आर नॉट अ एक्चुअल प्रोड्यूसर ऑफ दैट क्रॉप। आपने सिर्फ लेजर एक्टिविटी के लिए, मन बहलाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए समय पास करा था, और यस ऑब्वियसली उससे प्रोडक्शन हुआ, उसको नेशनल इनकम में हम नहीं जोड़ेंगे। इस चीज का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट will not be included in national income. फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जो फ्री सर्विसेज हैं वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। अगर ऐसा नहीं लिखा तो इसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए माना जाएगा, और उसके हिसाब से मेरी स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। इट इज इंक्लूडेड एज इट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अरे देखो ना, जैसे स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सब फ्री सर्विसेज तो हैं जो पब्लिक को दी जाती हैं। जो बसेस वगैरह गवर्नमेंट चलाती है, ट्रेन चलाती है, मतलब ट्रेन फ्री नहीं होती, बट द थिंग इज कि वो एक्सपेंडिचर करती है। ये सब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्टिविटीज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का खर्चा होता है, और ये तो हम जानते ही हैं सर, एक्सपेंडिचर मेथड में बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ इसको ऐड करा जाता है, तो इसीलिए इंक्लूड होगा। हाँ, फ्री सर्विसेज जैसे सब्सिडीज पे खर्चा हुआ वो नहीं जुड़ता, हम जानते हैं। नहीं, सब्सिडीज वाला मतलब सब्सिडीज प्रोडक्टिव एक्टिविटी वाला जुड़ता है, लेकिन बाकी स्कॉलरशिप वगैरह जो गवर्नमेंट देती है बच्चों को, वो नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो अगर मेंशन नहीं है कि ये फ्री सर्विसेज किस पर्पस के लिए, तो क्योंकि सर्विसेज वर्ड आ गया है ना, तो हम ये मानेंगे कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, तो इसको इंक्लूड करा जाएगा। और रीजन इसका बिल्कुल साफ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर हमें नहीं पता, करके देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जोड़ के निकलता है। ये मैंने 1000 मान लिया। ठीक है, अब जो चेंज इन स्टॉक है सर, वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, 1000। सर मान लो क्लोजिंग स्टॉक 100 है और ये 80 है, तो सर 20 आ गया, 20 ऐड हो जाएगा। लेकिन अकाउंट्स में अक्सर आपने करा होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ही ज्यादा हो। मान लो क्लोजिंग स्टॉक 100 है और ओपनिंग स्टॉक 120 था, तो अब तो भैया 20 माइनस होकर ये 980 आया, ये क्या आया, 980 आया, ये तो कम हो गया है ना। तो डेफिनेटली अगर हम देखें, यहां पे ऑलवेज वर्ड जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। आंसर हमारा क्या बना सर, ये फॉल्स है। इफ चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव, इफ चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव, जैसा कि हमने यहां पे दिया था, पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली केस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विल बी या इज लेस देन ग्रॉस फिक्स्ड, पूरा लिखेंगे आप, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, डन, क्लियर हुआ ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, वैल्यू एडिशन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इवन व्हेन कमोडिटी डज नॉट गो थ्रू एनी ट्रांसफॉर्मेशन। अरे बड़ा बढ़िया हो गया, ये कह रहा है कि जो कमोडिटी है उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्या तब भी वैल्यू एडेड होगा? क्या तब भी वैल्यू एडेड होगा? वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या देखते हैं कि भाई एक प्रोड्यूसर है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल पर उसने अपने और इंग्रेडिएंट और फैक्टर्स इन्वॉल्व करे, मशीन से उसको शेप दिया और आगे बेचा, है ना? ऐसे ही तो होता है। रॉ मटेरियल खरीदा था 100 रुपए का, उसको चेंज करा, शेप बदली और आगे 150 में बेचा। शेप चेंज करी, कुछ चेंज करा, तभी तो आगे बिकेगा ना सर, है ना? तो शेप चेंज होनी जरूरी है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं है। क्यों दोस्तों? जो होलसेलर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं वो कमोडिटीज को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, वो तो क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं और एज इट इज आगे बेच देते हैं। कार डीलर का सबसे बड़ा एग्जांपल देखो ना, कार कंपनी से आई, डीलरों ने आगे जनता को बेच दी, ऐसी तो होता है। तो कमोडिटी ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, होता है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है सर? फॉल्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार डीलर परचेज car from manufacturer and sold it to consumer या buyer, comma, it will be included in national income as value addition, but there is no commodity transformation, गॉट द पॉइंट? क्लियर? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज हमें रिवीजन के तौर पे हेल्प तो करते हैं कंटेंट को कवर करने में, साथ ही छोटी मोटी चीजें जो आपकी कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको भी कवर करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ गया? हाँ, आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कंट्रीज एनडीपी एट एमपी? ठीक है, ओके, भी इंक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन वाला बात हो गया। एनडीपी एट एमपी बताना है। अब एनडीपी एट एमपी बोला गया, डी मतलब डोमेस्टिक, मतलब नफीफा को इग्नोर करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इग्नोर करेंगे, और एमपी है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स का ध्यान रखना है। क्लियर? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ऑब्वियसली ये फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ, यस ये पार्ट होते हैं, क्योंकि अभी एमपी पर है ना, एमपी से एफसी पर जाने के लिए हम एनआईटी को माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, तो इसका मतलब अभी जुड़ा हुआ है, तो यस ये इसका पार्ट है, अभी जुड़ा हुआ है। नेट एक्सपोर्ट, ओके, एन ई ये क्या हुआ? हाँ, नेट एक्सपोर्ट, हाँ जी सर जुड़ा होगा डेफिनेटली, एनडीपी है एट एमपी है तो एक्सपेंडिचर मेथड के दौरान इसको जोड़ा जाता है। एक्सपोर्ट वर्ड देकर हम ये नहीं कहेंगे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, एक्सपोर्ट डोमेस्टिक इनकम माना जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के दायरे के अंदर निर्धारित होते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये नहीं है सर, अभी डी वर्ड पे है ना डोमेस्टिक, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमें साइड ही रखना है। एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सर ये एन वर्ड है, इसका मतलब डेप्रीसिएशन माइनस हो चुका है, तो ये इसका पार्ट नहीं है दोस्तों। ओके, क्लियर? मैं रिपीट कर दूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज द टर्म इज एट एमपी, सो एनआईटी इज स्टिल इंक्लूडेड, अभी भी जुड़ा हुआ है। नेट एक्सपोर्ट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंक्लूड होता है सिंपली। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, द गिवन इनकम इज एट डोमेस्टिक लेवल, सो इट येट टू बी एडेड, अभी इसको ऐड करना बाकी है। एंड डेप्रिसिएशन, सिंस द इनकम इज एट नेट लेवल, सो इट मींस डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी डिडक्टेड, माइनस हो चुका है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
डिफाइन एक्सटर्नलिटीज एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ये थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है ये आप कवर करेंगे। ये क्वेश्चन मेरा डालने का पर्पस यही है कि जो बाद वाली थ्योरी है जिसमें हम रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, क्या रियल जीडीपी ग्रोथ को या सोशल वेलफेयर को इंडिकेट करता है, उसके बाद ये एक्सटर्नलिटीज आती हैं, इन सबको दोस्तों इग्नोर मत करिएगा। हालांकि नेशनल इनकम में पूछने के लिए, नेशनल इनकम के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह जो हमने भी डिस्कस करे, बट क्योंकि चैप्टर बड़ा है, काफी बड़ा है, अगर देखा जाए हमारे सिलेबस के हिसाब से नेशनल इनकम की वेटेज मुझे थोड़ी पर्सनल लेवल पे कम लगती है। मुझे लगता है कि थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए नेशनल इनकम का जो वेटेज है, बट ठीक है, अब जो सीबीएसई ने रखा हुआ है उसी को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो उसके हिसाब से इस टॉपिक को इग्नोर मत करिएगा, बाद वाली थ्योरी जरूर करिएगा। एक्सटर्नलिटीज जैसा कि हम जानते हैं कि वो तमाम एक्टिविटीज जो मेन इकोनॉमिक, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ साथ अपने आप अराइज होती हैं, वो एक्सटर्नलिटीज होती हैं। दोनों तरह की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कि गवर्नमेंट ने एक पार्क बनाया बहुत बड़ा, ठीक है, वहां पे घास लगाई, वहां पे रेलिंग्स लगाई, वहां पे जो पेड़ वगैरह लगाए और ट्रैक बनाया। अब रेलिंग्स लगाने में, ग्राउंड को तैयार करने में पैसा खर्च हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस, तो वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा। लेकिन आने वाले टाइम में लोग वहां जॉगिंग करेंगे, अपना पेड़ वगैरह लगे हैं, वायु शुद्ध होगी, एयर क्वालिटी बढ़िया होगी, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी। अब ये सब नेशनल इनकम में नहीं जुड़ता, बट इम्पैक्ट तो है ना। तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एक कारखाना है, वहां पे गुड्स वगैरह बनते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, अच्छी बात है। लेकिन उसी फैक्ट्री से पॉल्यूशन भी होता है, साउंड पॉल्यूशन भी होता है, वहां से जो अपना जो गार्बेज निकलता है उससे वाटर पॉल्यूशन होने के चांसेस हैं, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी। नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होता, बट इट इज एन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना दोस्तों एंड में नेशनल इनकम का, इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नेशनल इनकम के कुछ एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स वगैरह डिस्कस करे। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको ये समझ आया। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। आगे फिर फर्दर टॉपिक हम चलेंगे, और बीच में अगर पॉसिबल हुआ तो नेशनल इनकम की एक प्रॉपर न्यूमेरिकल क्लास जो है मैं आपके लिए वो भी ऐड ऑन करता हूं, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल प्रिपरेशन A1 रखिए, और यस, फर्दर क्लासेस में आपसे मिलते हैं। प्लीज टेक केयर।